नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम सभी शिक्षण कला पर बात करेंगे। जानते हैं आप सभी कि शिक्षण कला से आप सभी के पेपर में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हम सभी बातें कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। अभी तक साथी बात करें तो अभी तक हम सभी ने 18 क्लास को देख लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आज 19वीं क्लास होगी, इस प्रीवियस ईयर को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से बात किया जाए चाहे आप या स्टेट के छात्र हों या स्टेट के फर्स्ट पेपर के छात्र हों या स्टेट सेकेंड लेवल के हों, दोनों के लिए यूजफुल होगा, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रश्न को देखने का साथ ही प्रयास करें, क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। शिक्षण में स्वतंत्र चर है। दोस्त आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है शिक्षण में स्वतंत्र चर है, कह कि शिक्षक है या फिर आपका शिक्षार्थी है, सामग्री है या शिक्षण विधि है। कह शिक्षण में स्वतंत्र चर आपसे पूछ रहा है। डिपेंडेंट कर वेरिएबल इन टीचिंग इज का टीचर है, लर्नर है, मटेरियल है या फिर आप टीचिंग मेथड है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा। साथियों, हम सभी जानते हैं शिक्षण में स्वतंत्र चर। देखिए, अगर चर की बात करेंगे तो इसमें से शिक्षण के 3 चर माने गए। कितने चर? 3 चर माने गए हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा 3 चर माने गए, जिसमें से एक होता है स्वतंत्र चर, एक स्वतंत्र चर होता है, एक स्वतंत्र चर होता है, एक दूसरा होता आश्रित चर होता है। क्या होता है? आश्रित चर होता है। और तीसरा जो चर होता है वह चर होता है आपका, वह होता है मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर। और मध्यस्थ चर की बात की जाए तो ये 3 चर आपके सामने हैं। अगर हम साथ ही बात कर लें तो इसका कौन कौन सा, जैसे स्वतंत्र चर की अगर बात करेंगे तो इसमें शिक्षक आते हैं। कौन आते हैं? शिक्षक आते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं आश्रित चर की तो शिक्षार्थी इसमें काउंट होता है। कौन? शिक्षार्थी काउंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें से मध्यस्थ चर की बात करें तो इसमें से पाठ्यक्रम, या हम इसे बोल सकते हैं पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, या इससे बोल सकते हैं सामग्री आता है, सामग्री आता है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका हमसे कह रहा है कि भाई साहब कौन सा स्वतंत्र चर होगा। तो शिक्षण विधि तो कोई इस प्रकार से अगर कहे, इसमें से अगर पूछ ले शिक्षण के चर कौन सा नहीं है, कौन सा चर नहीं है, तो हमको डी ऑप्शन करना पड़ता है। लेकिन आपसे साथ ही पूछ रहा है स्वतंत्र चर पूछ रहा है ना, तो स्वतंत्र चर है सीधा सा ए ऑप्शन, शिक्षक हो जाएगा। क्या बनेगा? टीचर इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि इसमें से कौन सा चर है ही नहीं, तो आप बोलेंगे शिक्षण विधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने सेकंड नंबर है। शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू कौन सा है? शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य प्रश्न पत्र तैयार करना। कि जो आप प्रश्न पत्र तैयार करते हैं क्वेश्चन पेपर, उस वह सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, या शिक्षण को मनोरंजन बनाना होता है, या छात्रों का मूल्यांकन या अनुशासन बनाए रखना। तो इसमें से आपसे कह रहा है कि सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा हो सकता है। देखेंगे आपसे प्रश्न पत्र तैयार करना, क्या आप कोई प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? भैया आप टीचर हैं तो आपके लिए उतना चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कौन सा किस लेवल का क्वेश्चन, आप फटाफट क्वेश्चन को बना देंगे। या तो गलत है या नहीं होगा। शिक्षण को मनोरंजन बनाना, भाई बहुत अच्छी बात है कि आप टीचिंग कर रहे हैं, वह जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह कितना मनोरंजन और कितना इंटरेस्टेड, कितना आपका एक तरीके से आप बोल सकते हैं बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला बन पाए, यह डिपेंड करता है कि आप सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यही है कि शिक्षण को मनोरंजन बनाना, बच्चे को इंटरेस्ट के साथ उसको जोड़ना, एंजॉय के साथ बच्चा पढ़े, यह सबसे ज़्यादा क्या होगा? चुनौतीपूर्ण होगा। छात्रों का मूल्यांकन, तो आप तो मूल्यांकन या तो चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। अनुशासन बनाए रखना, ये तो सबसे कम आप चुनौतीपूर्ण मान सकते हैं। डंडा जहां भाजे, जहां 4 डंडे दिखाए बच्चे को, अपने आप अनुशासन बन जाता है। लेकिन अनुशासन किसी प्रकार से बच्चे को मारना पीटना नहीं है, यह तो आपको पता होगा। प्रश्न संख्या सेकंड का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करें कि शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जा सकता है? शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके द्वारा आधार पर किया जा सकता है? पाठ्यक्रम या कवरेज व्याप्ति के आधार पर, या छात्रों की रुचि के आधार पर, या शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के आधार पर, या सीखने के परिणाम के आधार पर। कि आप देखिएगा इसमें से कौन सा होगा। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जा सकता है? बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश साथी करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि इसमें से क्या पाठ्यक्रम व्याप्ति के आधार पर सबसे आकलन प्रभावशीलता होगा? नहीं। छात्रों की रुचि, मतलब कितना बच्चा रुचि ले रहा है, वह आप कह देंगे कि प्रभावशीलता का आकलन करेगा? नहीं।
कि आप इसका इसमें से कहे कि सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं, भाई सीखने का परिणाम, कि बच्चे ने सीखा, सीखने के परिणाम क्या रिजल्ट आया, वह सबसे ज्यादा क्या करेगा, सीखने का रिजल्ट अगर बात करेंगे तो यह प्रभावशीलता की बात करें, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जा सकता है, सीखने के परिणाम के आधार पर, कि आपने क्या सीखा है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, आकलन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है, उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण करा, द टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव इज, कर विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, या कर योजना की समय पर क्रियान्वित करना, या गतिविधि तय करना, या उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें से होगा, प्रश्न संख्या 4 नंबर का। प्रश्न संख्या 4 नंबर में आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर बन जाना चाहिए। देखिए बहुत बेहतर प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो फिर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिर से आपके पेपर में इसी प्रकार से आने की संभावना रहेंगी। उद्देश्य के प्रति शिक्षा का दृष्टिकोण का विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, तो सही है भाई, विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जाना, बच्चे की जो स्पेसिफिक जो विषय के जो स्पेसिफिक जो है एम है, उसके पर्पज है, उसको जानना भाई। योजना के समय पर क्रियान्वित करना, योजना को जो प्लान आपने बनाया है समय पर उसको लागू कर देना। गतिविधि तय करना, एक्टिविटीज आप तय करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं सभी के सभी क्या है, राइट है, ऑप्शन संख्या 4 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 नंबर, ब्लूम की टेक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी कब प्रकाशित हुई थी, 1954, 1956, 1958 या 1968। तो आप कहेंगे ब्लूम के टेक्सोनॉमी की अगर हम बात कर लेना, तो ब्लूम का टेक्सोनॉमी जो मूल रूप से 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस पे, 1956 ईस्वी में। तो ब्लूम के टेक्सोनॉमी में 3 क्या है, उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य हैं, जिसमें से संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, संज्ञानात्मक है, आप बोल सकते हैं भावात्मक है, और आप कह सकते हैं एक आपका क्या होगा, एक आप कह सकते हैं मनोगत्यात्मक है। इसमें उनके द्वारा 3 जो है 3 पक्षों की बात की गई है, तो 3 पक्षों पर उनके द्वारा बात की गई और 1956 में उनके द्वारा दिया गया था। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वह राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या 20 द राइट ऑप्शन, 20 द राइट ऑप्शन, प्रश्न संख्या 5 का। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने 6 नंबर है, दिखाओ और बताओ का संबंध है। दिखाओ और बताओ का संबंध किससे है, करा कि भाई साहब व्याख्यान विधि से है, प्रदर्शन विधि से है, चर्चा विधि से है, समस्या समाधान विधि से है। शो एंड टेल इज रिलेटेड टू लेक्चर मेथड, डिस्प्ले मेथड, या डिस्कस मेथड, या डिस्कशन मेथड, या करा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो दिखाओ और बताओ किसके अंतर्गत आता है, दिखाओ और बताओ किसके अंतर्गत आता है। दिखाओ और बताओ, पहले आप दिखाओ फिर इसके बाद बताओ कि इसके बारे में, पहले आप किसी चीज को दिखा दो बच्चे को और इसके बारे में बताओ फिर। तो प्रदर्शन विधि सीधे कहलाएगी, क्या कहलाएंगे, प्रदर्शन विधि। आप कहेंगे सीधा सा, इसमें से आपका सीधा सा होगा कि आपका डिस्प्ले मेथड, ठीक है। दिखाओ और बताओ को हम कहेंगे प्रदर्शन विधि के अंतर्गत रखते हैं। देखिए व्याख्यान विधि बहुत महत्वपूर्ण, व्याख्यान विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं बोला जाता है, शिक्षक केंद्रित बोला जाता है, बहुत पूछा जाता है, शिक्षक केंद्रित विधि बोली जाती है, शिक्षक केंद्रित विधि बोली जाती है या व्याख्यान विधि, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या 6 का बी ऑप्शन, या बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए, प्रश्न संख्या 7 नंबर, शिक्षण की निगमनात्मक जो विधि क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण है या प्रायोगिक दृष्टिकोण है, या फिर आपका खेल आधारित दृष्टिकोण है, या मिश्रित दृष्टिकोण है, क्या इसमें से होगा प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 में कौन सा राइट आंसर बन सकता है, देखिएगा। निगमनात्मक विधि की बात करें तो हम जानते हैं इसे हम बोल सकते हैं सामान्य विधि बोला जा सकता है, सामान्य विधि, सामान्य विधि कह सकते हैं। सामान्य विधि एक तरीके से क्यों होता है, क्योंकि इसमें निगमनात्मक में नियम बताया जाता है, नियम बता दिया जाता है, इसके बाद आपको उदाहरण की तरफ ले जाया जाता है। तो पहले नियम बना दिया जाएगा, तो पहले नियम अगर कोई चीज पहले आपको बता दिया गया तो वो सीधा सा मतलब परंपरागत दृष्टिकोण को फॉलो करेगा। तो शिक्षण का निगमनात्मक विधि पूछे तो आप कहेंगे परंपरागत विधि। अगर आपसे कहा देता यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेता आगमनात्मक पूछ लेता, आगमनात्मक विधि पूछ लेता साथी, तो अगर आपसे विधि इसके आगमनात्मक विधि पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे या एक क्या विशिष्ट विधि है, क्या है, एक विशिष्ट विधि है,
विशिष्ट विधि है, एक स्पेसिफिक मेथड है, और इसको कहेंगे आप, इसमें उदाहरण को फॉलो किया जाता है। किसका? पहले उदाहरण को फॉलो, एग्जाम्पल को फॉलो किया जाता है। तो एग्जाम्पल को फॉलो किया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये पूछा या भी गया है, तो सीधा सा आप कहेंगे इसमें से 7th का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने है। आगे प्रश्न संख्या 8वां, ह्यूरिस्टिक पद्धति की देन किसकी है? भाई ह्यूरिस्टिक पद्धति की देन, आप ह्यूरिस्टिक पद्धति को बोल सकते हैं खोज विधि, खोज पद्धति आप ऐसा बोल सकते हैं। खोज पद्धति किसका है? आप कह सकते हैं स्पेंसर है, आर्मस्ट्रांग है, हर्बर्ट है, डेवी है। जॉन डेवी की बात करेंगे तो आप जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक, प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं। इसका मतलब है या तो नहीं होगा। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो हम जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर स्मृति, आप जानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की बात करेंगे तो आप कहेंगे, इसमें लिख देंगे हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो स्मृति विधि बोल देंगे। स्मृति स्तर की बात करते हैं, स्मृति स्तर की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आपका आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे तो आर्मस्ट्रांग आपके इसके राइट ऑप्शन बनेंगे। स्पेंसर की बात करें, हर्बर्ट स्पेंसर, तो हर्बर्ट स्पेंसर वही हो गया। हर्बर्ट स्पेंसर कम्युनियस के द्वारा शिक्षण के सूत्र दिए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे कभी कभी शिक्षण के सूत्र पूछ लेता है, शिक्षण के सूत्र किसके द्वारा है? शिक्षण के पूछ ले, शिक्षण के सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो फिर आप क्या कहेंगे? शिक्षण के सूत्र कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर और कम्युनियस के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर एंड कम्युनियस के द्वारा, कम्युनियस के द्वारा दिया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या 20 द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर को। कह रहे कि एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता क्या है? एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता क्या है? कि पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर, लक्ष्य हासिल करना, उपयुक्त सभी। तो आपसे कहा कि एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता क्या होगी? एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता क्या होगी? पाठ की लंबाई। देखिए अच्छी पाठ योजना की बात करें, पाठ की लंबाई कितनी हो जितना बच्चे को समझ में आए, ठीक है। कक्षा का स्तर, क्लास का लेवल क्या है उसको डिपेंड करता है। लक्ष्य हासिल करना, यह भी साथी किस हिसाब से बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, किस पर्पज से पढ़ा रहे हैं, यह लक्ष्य हासिल होना चाहिए। 9th का सीधा सा बनेगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने 10 है। 5E मॉडल में से कौन सा एक शामिल है? परीक्षण करना, सहजता, खुदाई या अन्वेषण करना। देखिए 5E मॉडल सृजनात्मकता के लिए यूज किया जाता है। किस लिए? सृजनात्मकता के लिए, सृजनात्मकता के लिए उपयोग किया जाता है। 5E मॉडल सृजनात्मकता के लिए उपयोग किया जाता है। करा कि इसमें से कौन सा शामिल है? कौन सा इसमें से करा आपसे शामिल होगा? 5E मॉडल में कौन सा शामिल है? तो इस प्रश्न को देखिएगा, 5E मॉडल में अगर बात करेंगे ना तो इसमें से कौन सा शामिल आपसे करा है? आप कह सकते हैं इसमें से ऑप्शन संख्या डी, अन्वेषण करना। क्या तो 5E मॉडल में कौन सा एक शामिल है? आपका होगा अन्वेषण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो टीचिंग की बात करें, माइक्रो टीचिंग की बात किया जाए, माइक्रो टीचिंग का यूज कब किया जाता है? माइक्रो टीचिंग का यूज किसके लिए? शिक्षण प्रशिक्षण में, शिक्षण प्रशिक्षण में, शिक्षण प्रशिक्षण में, शिक्षण प्रशिक्षण में यूज किया जाता है। अगर हम कहें कि या बात करें बच्चे में, जो एक में जो प्रशिक्षक है, जो प्रशिक्षु है उसमें भय को दूर करने, प्रशिक्षु में भय दूर करने में, भय दूर करने में यूज किया जाता है। नीडेड होकर पढ़ाने में, ऐसा बोल सकते हैं। माइक्रो टीचिंग के जनक की अगर बात करें, माइक्रो टीचिंग के जनक आपसे पूछ लें तो D.W. एलन को जाता है। और D.W. एलन कहाँ के थे? आप अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। अगर बात किया जाए इसमें अभी ध्यान देना है, अगर इसमें से आपसे पूछ ले अमेरिका में अगर पूछा जाए कि माइक्रो टीचिंग पूछिए जाए, माइक्रो टीचिंग कितने टाइम का होता है? तो आप कहेंगे 45 मिनट का होता है। कितने मिनट का? अगर भारतीय प्रतिमान में आपसे पूछ लेगा, कहेगा भारतीय प्रतिमान में
माइक्रो टीचिंग का टाइम, माइक्रो टीचिंग का टाइम तो आप कहेंगे 36 मिनट का। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। अभी पूछा गया माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण? सूक्ष्म शिक्षण में आपसे चरण भी पूछा है, चरण भी पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है योजना बनाना। सबसे पहले क्या है? योजना बनाना, योजना बनाना। दूसरा की बात करेंगे तो हम जानते हैं शिक्षण होता है, दूसरा शिक्षण होता है। तीसरे की बात करेंगे प्रतिपुष्टि होता है, प्रतिपुष्टि। और फिर क्या होता है? पुनर्योजना बनाया जाता है, पुनर्योजना होगा। फिर पुनर्शिक्षण होगा, पुनर्शिक्षण होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? पुनर्प्रतिपुष्टि होगा, पुनर्प्रतिपुष्टि होगा। ये आपकी कितने हैं? 6 चरण हैं। क्या आपके 6 चरण हैं जो आपको दिमाग में रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, आगे बात किया जाए। अगर भारतीय में पूछे, भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक, भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक आपसे, सूक्ष्म शिक्षण के जनक आपसे पूछे तो आप कहेंगे B.K. पासी, B.K. पासी जी। और B.K. पासी इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, या दिमाग में आपको रखना है। तो सीधा सा क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी सा राइट ऑप्शन होगा। 11th का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने होगा, प्रश्न संख्या 12 नंबर का। क्रमादेशित अनुदेशन में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम क्या है? क्रम मनोवैज्ञानिक है, भौतिक या शारीरिक है, ए बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्रमादेशित अनुदेशन में पाठ्यक्रम का सामग्री का क्रम क्या है? पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम आपसे पूछ रहा है, इसमें से कौन सा होगा? तो हम जानते हैं, अगर बात करें क्रमादेशीय अनुदेशन में पाठ्यक्रम की सामग्री का क्रम होगा वह मनोवैज्ञानिक होगा। ऑप्शन संख्या ए क्या होगा? मनोवैज्ञानिक होगा। पाठ्यक्रमित अनुदेश में पाठ्यक्रम का सामग्री का क्रम मनोवैज्ञानिक होता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करें, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद क्या करते हैं? श्यामपट्ट को किसी भी विद्यार्थी से साफ करवाना चाहिए। भाई साहब, जब क्लास ओवर हो जाए तो हम किसी बच्चे से क्या करेंगे? उसको जो श्यामपट्ट है उसको साफ करवाएंगे? कभी ना करवाएंगे। क्या शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ कर देना चाहिए। ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ऐसे कभी नहीं सुनना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है। तो दोस्त, जब बात किया जाए, जब आप पढ़ा के निकले, जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको काम करना है। जैसे आप क्लास में गए, बोर्ड पे आपने कुछ लिखा, उसके बाद जब आपका टाइम ओवर हो गया, मतलब क्लास ओवर हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? उस जो बोर्ड पर आपने लिखा है पूरा इरेज करके फिर आपको वहां से क्लास से निकलना चाहिए। तो 13 का सीधा सा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने की साक्षमता को कहा जाता है। पढ़ने की साक्षमता को कहा जाता है डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, उपरोक्त सभी। पढ़ने की बात कर रहा है ना, तो पढ़ने की बात करेगा तो डिस्लेक्सिया बोलेगा। पढ़ने की बात करें, पढ़ने में अगर पूछा जाए तो आप डिस्लेक्सिया बोलेंगे, ए ऑप्शन। डिस्कैल्कुलिया गणना संबंधी विकार, गणना संबंधी विकार कहे तो आप क्या कहेंगे? गणना संबंधी विकार में आपको डिस्कैल्कुलिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने संबंधी विकार, लिखने संबंधी विकार कह सकते हैं, संबंधी विकार कह सकते हैं। तो उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, इसलिए साथी आपका जो बनेगा, पढ़ने की बात कर रहा है तो पढ़ने वाला सीधा सा ए ऑप्शन होगा, डिस्लेक्सिया। पढ़ने का बात कर रहा है, डिस्लेक्सिया आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 15 पर। वही कह रहा कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया में निम्न में से प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? अपेक्षित सीखने का परिणाम, या विद्यार्थी के सीखने का आकलन, या शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कह कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल नहीं होते हैं? ये ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर बन सकता है? इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न है, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा?
कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल नहीं होता। देखिए कक्षा कक्ष प्रक्रिया की बात कर रहा है, यहाँ ऐसा नहीं है कि टीचर को क्लास में ही मूल्यांकन किया जाएगा, टीचर को पहले मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं। भाई कोई टीचर बना है तो पहले मूल्यांकन करके ही टीचर बना है, उसके एग्जाम्स हुए हैं, उसमें उन्होंने पास किया है, चीज़ों को प्रोसेस के तौर पर उन्होंने, तभी तो टीचर बना है वो आदमी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं। तो अपेक्षित सीखने का परिणाम तो होता है, सीखने का आकलन भी होता, लेकिन शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन इसमें नहीं होता। ऑप्शन संख्या आपका सी ऑप्शन है। तो इसमें से जो शामिल नहीं होता सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16, पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है, लाइब्रेरियन कहा जाता है, अभिनेता बोला जाता है, संगीतकार बोला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो अब पुस्तकालय में जो काम करता भाई उससे हम क्या बोलते हैं, उसे तो हम यही तो बोलते हैं लाइब्रेरियन। तो ऑप्शन संख्या आपका इज द राइट ऑप्शन। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लाइब्रेरियन बोला जाता है। 16 का ये ऑप्शन। 17 नंबर के लिए कहा कि भाई साहब बच्चों को पुस्तकों की जरूरत होती है, बच्चों को पुस्तकों की जरूरत होती है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसमें से बच्चों को पुस्तक की जरूरत होती है, किसके लिए होती है। क्वेश्चन बहुत बेहतर है, इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें से कौन सा होगा, प्रश्न संख्या 17 नंबर में कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए आलोचनात्मक सोच जैसे विकसित, आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में, तो कहीं आलोचनात्मक सोच जैसे कौशल मतलब सृजनात्मक कौशल, सृजनात्मक सोच वाला बनाने के लिए, सृजनशील सोच वाला आप बोल सकते हैं, सोच बनाने के लिए। तो सृजनात्मक बच्चे के बनाने के लिए सही है भाई। हालांकि अपने आप को समझने के लिए भाई यह भी सही होगा। तो बच्चों को पुस्तकों की जरूरत होती है अपने आप को समझने के लिए भी होता है कि हम कैसे बातों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, या इसके लिए भी होता है। ऑप्शन संख्या ए भी होगा। तो राइट ऑप्शन ए और बी दोनों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 7 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है तब शिक्षक क्या होगा, बार बार मूल्यों की बात करते हैं, या स्वयं इनका अभ्यास, या महान व्यक्ति की कहानियां सुनाता है, या देवी देवताओं की बात करे। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है तब शिक्षक क्या करेगा। इसमें देखिएगा साथी, इसमें से आपका क्या हो सकता है, बहुत बेहतर प्रश्न है। छात्रों को अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है तब शिक्षक क्या होगा, बार बार मूल्यों की बात करते हैं तब के लिए होगा। बार बार मूल्यों की बात क्या हो, रिपीटेड बार बार नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। स्वयं इसका अभ्यास करें। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है तब शिक्षक स्वयं इसका अभ्यास करे। ऑप्शन संख्या बी बनेगा। महान व्यक्ति की कहानी सुनाता है, नहीं भाई। देवी देवता की बात करें, कोई बात नहीं है, धार्मिक थोड़ी ना बनाना है क्लास में। 18 का डी ऑप्शन ना बनेगा सी, ऑप्शन संख्या बी ऑप्शन। 19 नंबर, वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो, मतलब वे कौन से टीचर हैं जो छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं, मतलब ज्यादा टीचर को पसंद करते हैं स्टूडेंट। करें कि अच्छे ग्रेड प्रदान करें, करा अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं ले, या करा कि वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कैसे हों, छात्रों को उनकी समस्या को हल करने में मदद करें, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के बीच लोकप्रिय होंगे, तो अच्छे ग्रेड प्रदान करें भाई। अच्छे ग्रेड देंगे तो वह लोकप्रिय हो जाएंगे। देखिए अगर हम आपको अच्छे ग्रेड दे देंगे तो आप हमको लोकप्रिय कर देंगे, ये तो कोई आधार तो हुआ नहीं। आप गलतियां कर रहे हैं, आप सही तरीके से लिखे नहीं, आपको हम अच्छे ग्रेड दे दें तो भी उसका कोई मतलब नहीं, फिर अच्छा टीचर कहाँ रह गया भाई। आपको शिक्षक के तौर पर एक आपका पैमाना होता है कि आपको कैसे चलना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी नंबर दे देंगे, तो इसका मतलब अच्छे ग्रेड प्रदान करना कोई मतलब नहीं है। अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ लें भाई, आप अच्छा एक्स्ट्रा जो है शुल्क देंगे, अच्छा शुल्क लेंगे, एक्स्ट्रा शुल्क लेंगे, उसके साथ कक्षा लेंगे तो आप अच्छे टीचर हो जाएंगे, नहीं भाई। छात्रों की समस्याओं को हल करने में मदद करें। जब आप बच्चों के स्टूडेंट के छात्रों की समस्याओं को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे तो अच्छे टीचर एक बच्चों के बीच आप क्या हो जाएंगे, आप बच्चों के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे। तो वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो छात्रों को क्या करते हैं, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करते हैं। ऑप्शन संख्या सी। डी ऑप्शन वैसे भी नहीं बनेगा, इनमें से कोई नहीं, तो गलत है। 20 नंबर, किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। भाई किसी स्टूडेंट को कठोर दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कठोर दंड की बात करें, दंड तो वैसे भी आप जानते हैं आरटी इसका विरोध करता है। आरटी में दोस्त सीधा लिखा गया, दंड नहीं देना है किसी भी आधार पर बच्चे को।
कह रहा कि छात्रों में अपनी पढ़ाई शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है। कह रहा वह शिक्षक से झगड़ा कर सकता है। कह रहा कि माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। साथ ही क्यों ऐसा करना चाहिए? कह रहा कि भाई किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि क्या होगा, अगर आप कठोर दंड देंगे बच्चे को तो बच्चे के भीतर क्या जानते हैं, क्या जागृत होगा? बच्चा कहेगा कि भाई साहब पढ़ाई बहुत कठिन है, एक काम कर दो, पढ़ाई छोड़ ही दो, काम खत्म। इसका मतलब है बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए, प्यार दुलार से उसको पढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए बच्चे को। जितना बच्चा मोटिवेट होगा आगे जाएगा और चीज़ों को सीखेगा। तो अगर छात्रों को अपनी पढ़ाई शिक्षक और संस्थान के प्रति नकारात्मक क्या हो जाएगा, रवैया विकसित हो सकता है। और सही बात है, जब आप उसको बच्चे को पीटेंगे तो टीचर के बीच और विद्यालय के बीच उसका नकारात्मकता नेगेटिविटी आ जाएगी, और इसीलिए साथ ही 20 का सीधा सा ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है बी ऑप्शन, कोई मतलब नहीं, झगड़ा कर सकता है, एक सब चीजें गलत है, आपका इसमें कोई आधार नहीं है, तो आपका सीधा सा होगा 20 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का CCE। CCE का मतलब होता है, CCE की बात किया जाए तो जिसे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे बोलते हैं आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन ऐसा बोल सकते हैं मूल्यांकन। तो हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं सतत और जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। करेक्ट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, करेक्ट कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसेड हेंडेड, करेक्ट कॉम्प्रिहेंडेड, करेक्ट कि इवैल्यूएशन या करेक्ट कंटिन्यूअस एंड कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं CCE का मतलब होता है, CCE का मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन संख्या ए क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन 21 का ए ऑप्शन सीधा सा राइट आंसर है। या तो कॉम्प्रिहेंडेड कोई मतलब ही नहीं हुआ, कॉम्प्रिहेंडेड नहीं होता है, यहाँ पर कोऑपरेटिव नहीं होता इसका मतलब, तो सीधा सा 21 का क्या बनेगा? 21 का आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। 21 का आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, आगे बात करें प्रश्न संख्या 22 नंबर के लिए। कह रहा कि निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है विद्यार्थियों की कठिनाई की पहचान करने के लिए या विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, उपयुक्त सभी। आप क्या कहेंगे इसका? बताएंगे। चौथी, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है क्यों? निदानात्मक की बात करें इसलिए किया जाता है, निदानात्मक की बात किया जाए जैसे आपको कोई दिक्कतें हुई, कोई समस्या हुई, तो सबसे पहले आप क्या टीचर के पास जाएंगे तो पहले आप समस्या सुनेगा। समस्या आपके पास उत्पन्न हुआ, समस्या उत्पन्न हुआ, टीचर के पास जाएंगे, टीचर के पास शिक्षक के पास जाएंगे तो पहले क्या करेगा? आपकी समस्या को सुनेगा। समस्या को क्या करेगा? समस्या को सुनेगा। जैसे आप जाते हैं, आपको बीमारी कोई हो गई और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले अपनी बीमारी को बताते हैं, जिसे हम बोलते हैं निदान। और उसके बाद क्या करता है? उसके बाद उपचार करता है डॉक्टर। आपका अपनी बीमारी को बताया, उसके बाद डॉक्टर उसी हिसाब से उपचार करेगा, दवा देगा। उसी प्रकार से जैसे आपको कोई समस्या उत्पन्न हुआ, आपने टीचर के सामने गए और बोला आपने कि भाई सर जी जो है मुझे यह दिक्कत है, इस समस्या में परेशानी है मुझे, तो उस प्रकार से टीचर सुनेंगे आपकी बात और उसके बाद उपचार करते हैं। जैसे डॉक्टर का हो गया वैसे टीचर भी करते हैं भाई। तब विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किया जाता है निदान, या अगर विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए किया जाता है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कभी नहीं हो सकता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए नहीं, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए निदान किया जाता है। ऑप्शन संख्या 22 का ए ऑप्शन। 22 का क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन ज्ञान का आकलन करने के लिए ना होगा सी ऑप्शन। देखिए आकलन करने का अगर बात की, यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए इसे मूल्यांकन बोलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए तो यह तो अलग चीजें हो गई, लेकिन निदान के बारे में होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? योगात्मक जिसे हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। देखिए दो प्रकार का होता है, एक समेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव होता है। एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है, एक आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। रचनात्मक मूल्यांकन होता है, एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, एक आपका साथी होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन।
अगर रचनात्मक की बात करें, रचनात्मक में क्या होता है ना, रचनात्मक में अगर साथी बात करेंगे, रचनात्मक में क्या होता है कि हम बच्चे के कई जो आपका एनसीएफ है, एनईपी है, एनईपी जो है, एनईपी बच्चों को रचनात्मक मूल्यांकन पर फॉलो करता है, ना कि योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक ही बार में क्या कर दिया जाए, एक ही बार में आपको टेस्ट हो, पूरे साल में उसका मूल्यांकन कर लिया जाए। तो कर विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन, या सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए किया जाता है, या सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, या छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन होता किस लिए है? योगात्मक मूल्यांकन आप जानते हैं अगली क्लास में ट्रांसफर करने के लिए, अगले क्लास में आपको स्थानांतरित कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, प्रोन्नत दे दिया जाए, उसके लिए किया जाता है। क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? साल के अंत में होता है, वर्ष के अंत में होता है, वर्ष के अंत में। इसके मतलब है कहीं ना कहीं योगात्मक मूल्यांकन होने के बाद आप पास हैं तो ठीक है, अगली क्लास में जाएंगे, ना पास हैं तो फिर उसी में रहिए। तो विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन होगा आपका, होगा टू प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास। तो हम बोल सकते हैं जिसे बोलते हैं समेटिव। तो समेटिव विषय होता है, जो आपका फॉर्मेटिव होता है वह समय समय पर क्या होता है, सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए किया जाता है, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये जो आपके तीन है ना, ये तीन आपके जो पॉइंट लिखे गए हैं ए बी सी, बात करें कौन सा है, बी सी और डी, ये हैं आपके किसके एग्जाम्पल है, ये आपके हैं आपके रचनात्मक के उदाहरण, रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सीधा सा ये ऑप्शन बनेगा। समझ गए ना साथी? नेक्स्ट प्रश्न चलें आगे, प्रश्न संख्या 24 नंबर के लिए। पाठचर्या विकास किस पर आधारित होता है? पाठचर्या विकास किस पर आधारित होता है? करा कि भाई साहब दार्शनिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर होता है, मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है, उपयुक्त सभी। पाठचर्या कैरिकुलम, जिसे दोस्तों हम कैरिकुलम बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2002, सन 2000, एनसीएफ 2000 आपने सुना होगा 2022, ये सारी चीजें हैं। क्या होता है, कारण ये किस लिए होता है? एनसीएफ का मतलब होता है कि जैसे बच्चे को क्या होगा, उसी के रूटीन में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वह बच्चे का दिनचर्या होगा। पाठचर्या का मतलब एक तरीके से होता है। तो किस आधार पर बनाया जाता है, किस आधार पर पाठचर्या बनाया जाता है जी? ओके, तो हम जानते हैं किस आधार पर पाठचर्या विकास के आधार पर किया जाता है, उपरोक्त सभी आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या डी। किसके आधार पर? आपका 24 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर। प्रश्न संख्या 25 नंबर की बात करेंगे कि इसमें सीखने की सामग्री, अनुभव और सीखने की गति शामिल है। ध्यान देंगे, बहुत बेहतर प्रश्न है। कि इसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि आधारित है पाठ्यक्रम में, पाठचर्या में, असाइनमेंट में या उपयुक्त सभी में। तो कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 25 नंबर के लिए कमेंट कीजिएगा कौन सा होगा साथी। अगर हम 25 नंबर की बात करेंगे ना, तो आपसे कहा कि इनमें सीखने की सामग्री, अनुभव और सीखने की गतिविधि। तो मैंने बताया ना सामग्री क्या होगा, जैसे सामग्री का मतलब हो गया आपका पाठ्य पुस्तक हो गया, क्या सामग्री हो गया। अनुभव की बात करेंगे, अनुभव क्या हो गया आपका एक तरीके से एक्सपीरियंस, जो अनुभव है आपने क्या प्राप्त किया, अनुभव हो गया आपका सीखने की गति, जिसमें गतिविधि आप बोल सकते हैं, गतिविधि दिन भर में क्या एक्टिविटीज बच्चे करेगा उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? वो आपके पाठचर्या के अंतर्गत आएंगे, पाठचर्या के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं कैरिकुलम। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या बनेगा बी ऑप्शन। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, कैरिकुलम आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, आगे बात करें प्रश्न संख्या 26 नंबर। कह रहा है कि एक आदर्श विद्यालय किसको स्थापित किया जा सकता है? आदर्श विद्यालय में क्या स्थापित किया जा सकता है? कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, या 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, या सबके लिए शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 26 नंबर। प्रश्न संख्या 26 नंबर के लिए कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? प्रश्न संख्या 26 नंबर किसके लिए हो सकता है? देखिएगा, बहुत बेहतर प्रश्न है। कह रहा कि एक आदर्श विद्यालय स्थापित किया जा सकता है किसमें? कह रहा कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा,
ये तो सही भाई। करा कि 4 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यह भी सही है। तो सबके लिए आप कह सकते हैं, इसमें से ऑप्शन संख्या सबके लिए। तो उपयुक्त सभी, वैसे तो देखिए सबके लिए हो गया तो आपको लगेगा उपयुक्त सभी होना चाहिए भाई। सबके लिए का मतलब है सभी को इंक्लूड कर देंगे। उपयुक्त सभी का मतलब है, उसमें से उपयुक्त सभी का मतलब है कि आप सबके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका आदर्श विद्यालय होगा वह सबके लिए होगा। आदर्श विद्यालय स्थापित किया जा सकता है सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर के लिए, शिक्षण तरह के शिक्षण के अधिकार का अर्थ क्या है? शिक्षण के अधिकार का अर्थ, जब दोस्त हम जानते हैं मौलिक अधिकार बोला जाता है। शिक्षण का अधिकार, मौलिक अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार की बात करें तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार 21A में है। 21A में है। 21A की बात करें अगर हम बात कर लें तो आपको साथ ही यह भी पता होगा मौलिक अधिकार 21A जब 6वां संविधान संशोधन हुआ, 6वें संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 2002 में हुआ, संशोधन 2002 में हुआ है, ठीक है। 2002 में हुआ। कहा कि 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। कहा 4 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। कहा सबके लिए, भाई सबके लिए क्यों होगा? यहाँ पर शिक्षण के अधिकार की बात हो रहा है, शिक्षा का अधिकार की बात हो रहा है। सीधा सा आपका ए ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन ना बनेगा, न सी ऑप्शन। वह तो आदर्श विद्यालय था, देखिएगा यहाँ पर आदर्श विद्यालय था, देखिए यहाँ पर साथी आदर्श विद्यालय था तब सबके लिए हुआ था। लेकिन यहाँ पर शिक्षण के अधिकार की बात हो रही है, मौलिक अधिकार की बात हो रही है, तो आपके 27 का सीधा सा ए ऑप्शन बनेगा, 27 का ए ऑप्शन बनेगा। तब आपके सबके लिए नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, सबके लिए तब नहीं होगा। अगर यहीं पर दिव्यांग बच्चों की बात कर ले, दिव्यांग बच्चों के अधिकार की बात कितना होता है, कितने वर्ष? दिव्यांग बच्चों के लिए अगर बात है, बच्चों के लिए कितने वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा? 6 से 18 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 28 कह रहा कि जब छात्रों को किसी समूह में किसी समय पर, कहा कि जब छात्रों को किसी समूह में किसी समय पर कहा कि चर्चा, यहां पर होगा चर्चा करने का अवसर दिया जाता है। देखेंगे यहां पर हम सही कर देते हैं एक बार, चर्चा करने, यहां पर लिख देते हैं पर चर्चा करने, यहां पर लिख देते हैं ओके। चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र क्या होता है? पहले जैसा ही रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपयुक्त सभी। तो अधिगम की वक्र की बात करें, अधिगम वक्र किसने दिया है? एबिंगहॉस ने दिया है। अधिगम का वक्र किसने दिया है? एबिंगहॉस ने दिया है। अगर बात करें एबिंगहॉस ने दिया, अधिगम का वक्र कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। ध्यान देंगे 4 प्रकार का अधिगम का वक्र होता है। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले आपका होगा सरल वक्र, मिश्रित वक्र, नतोदर वक्र और उन्नतोदर वक्र और आपका एक हो जाएगा उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक वक्र बोलते हैं। ऋणात्मक वक्र बोल सकते हैं, ऋणात्मक वक्र बोला जा सकता है। इसको हम क्या धनात्मक वक्र बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा कौन सा वक्र बनाया जाता है? मनुष्य के द्वारा, तो आप कहेंगे मिश्रित वक्र। मनुष्य के द्वारा आपका मिश्रित वक्र बनाया जाता है। आप कहेंगे इसमें से जब अवसर दिया जाता है तो वक्र क्या होता है? बढ़ता है। दोस्तों क्या है? बढ़ता है। ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। जब आपको अवसर दिया जाएगा बच्चों को तो वक्र क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर की। कह कि लिग्वाफोन किसका उदाहरण है? देखिए साथी, हम आपको बताए थे कि दृश्य और शब्द, एक होता है श्रव्य सामग्री होता है, एक होता है श्रव्य सामग्री, एक होता है दृश्य सामग्री और एक होता है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, और आपका होता है एक दृश्य श्रव्य सामग्री होता है। और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करें,
शिक्षण अधिगम सामग्री बोला जाता है, अधिगम सामग्री है, तो इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोला जाता है। ध्यान देंगे। अगर आपसे कहे कि लिंगुआ फोन क्या है, लिंगुआ फोन क्या है, जी आप कोशिश कीजिए बताने का, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 29 नंबर में आपसे कहेगा कि लिंगुआ फोन क्या है, तो आप कहेंगे श्रव्य सामग्री। क्या है? श्रव्य सामग्री। ऑप्शन संख्या आपका बी ऑप्शन। आपसे कहे चार्ट क्या है, चार्ट बोलेगा, चार्ट बोलेगा तो आप कहेंगे चार्ट, आपसे कहेगा तो आप कहेंगे दृश्य सामग्री है। चार्ट क्या है? दृश्य सामग्री है। आपका रेडियो क्या है? रेडियो पे क्या करते हैं? सुनते हैं। अगर से आप देखते हैं टीवी देखते हैं वह दृश्य श्रव्य सामग्री हो गया। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछा जाता है। तो लिंगुआ फोन उसी प्रकार का है जैसे आपको बोला जाए लिंगुआ फोन, वह एक श्रव्य सामग्री होगा। 29 का बी ऑप्शन। आज का अंतिम प्रश्न प्रीवियस ईयर का, करके सीखना किसका लिए किया जाता है? करके प्रायोगिक ज्ञान के लिए, अवलोकनात्मक ज्ञान के लिए, पूछताछ आधारित ज्ञान के लिए, उपयुक्त सभी। देखेंगे प्रश्न संख्या 30 नंबर, करके सीखना जिसे बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर क्या मतलब होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका कौन सा राइट आंसर बन सकता है? क्या इसका राइट ऑप्शन होगा करके सीखना? क्या अवलोकनात्मक ज्ञान है भाई? करके सीखना अवलोकनात्मक ज्ञान थोड़ी ना है। करके सीखना मतलब होता है हाथ से सीखना, मतलब करके खुद से करना। तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करें, जॉन डीवी ने जाते हैं, जॉन डीवी इसके जनक जाते हैं, कि जनक बोले जाते हैं। करके सीखने की बात करें तो करके सीखना सबसे बेहतर है। और जॉन डीवी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इनके द्वारा प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोले जाते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के जनक, प्रगतिशील शिक्षा के जनक, यह आपको पता होगा, शिक्षा के जनक बोले जाते हैं, कि जनक बोले जाते हैं, आपको साथ खूब अच्छे से पता होगा। तो हम जानते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक ज्ञान तो एकदम सही है। प्रायोगिक ज्ञान की बात करते हैं, प्रयोग करके सीखना एक प्रायोगिक ज्ञान है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। ऑप्शन संख्या आपका ए बनेगा। पूछताछ आधारित ज्ञान नहीं होता है। हम सभी करके सीखना, पूछताछ नहीं होगा, वह उपयोग सभी तो वैसे भी तब नहीं बनेगा। ऑप्शन संख्या सीधा सा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या साथी? आपका ए ऑप्शन इसका सीधा सा राइट ऑप्शन, प्रश्न संख्या 30 का। साथियों, आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला रखने का प्रयास किया गया, जो आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथी इसी प्रकार के आप सभी, चाहे पेपर 1 से जुड़े हों आप लोग या सेट के, या पेपर 2 से जुड़े हों, तो सभी के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। और आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है, और कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना रहेंगी। आपका पेपर मार्च के लास्ट वीक में, या आपका जनवरी या मार्च के लास्ट वीक में, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, समझते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अगस्त में आप सभी को शिक्षक भर्ती में बैठना है, टीआरई 4.0 में। तो सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी पढ़ते रहें, जैसा भी सेशन लगा हो जरूर एक बार कोशिश करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, जैसा भी सेशन लगा हो। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।